गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक लाइव सेशन में एक बार फिर से। और हमारे साथ हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत हम उनका भी करते हैं और आपका भी करते हैं। और हर बार की तरह एक और इंटरेस्टिंग सेशन जैसे हम प्रॉमिस करते हैं हर फ्राइडे 5 बजे लेकर आएंगे। उस हिसाब से आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ। एक टॉपिक इस तरह से सर मैंने लिया है कि जैसे भी जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स या जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनका ये कहना होता है कि बस हमें बाहर जाना है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। इवन स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी काफ़ी चीज़ों के बारे में उनकी कन्फ्यूजन होती है जो कि हमें समझनी पड़ती है। और उसमें कि और जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि बाहर जाना है वो स्टडी के लिए एलिजिबल हैं नहीं है, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि किस बेस पर हम उन्हें बाहर भेज सकते हैं। फॉरेन जाना है उन्होंने, अब्रॉड जाना है, उस तरह से आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले तो सोनी आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप भी अपना बहुत प्रीशियस टाइम निकालती हैं और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती हैं। जैसे ही सोनिया ने बताया कि माई वीज़ा ओवरसीज से हम लाइव हैं और हमारा जो बेसिक मतलब होता है वो यही होता है कि आपको किसी न किसी तरीके से अवेयर किया जाए। उस अवेयरनेस की सीरीज़ को हम यदि मैं कंटिन्यू करूं तो जो आपका बेसिक क्वेश्चन, जो कि जनरल क्वेश्चन है कि सर हमने बाहर जाना है स्टडी वीज़ा के लिए, तो हमें बताइए कि कौन सी कंट्री जा सकती हैं जी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आपको मालूम है कि हमारा जो मेन ऑफिस है वो घुमार मंडी में है, लुधियाना से हम ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आप 10 to 6 उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी होती है। राइट। अब मेन पॉइंट पे ये आते हैं कि एक स्टूडेंट आता है, जैसे आपने बताया, कि वो कहता है कि हमें बाहर भेज दो। अब उनको बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना कि अब उनसे कंट्री पूछे तो वो कहते हैं सर कंट्री आप डिसाइड करो। अब हम पूछते हैं कि कोर्सेज में आप कौन से इंटरेस्टेड है, तो वो कहते हैं सर जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। तो उनसे पूछते हैं कि आइल्स में आप कितने बैंड है, कि सर वो तो अभी की नहीं है, जितने कहोगे वो ले आएंगे। बड़े ओपन सा बन जाता है ना, अवेयरनेस नहीं होती तो एक तरह से एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब हम जब कहें कि आपके पास पैसे कितने, आपकी फाइनेंस कैपेसिटी कितनी है, तो कई बार क्लाइंट या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे जो मिलिट्री टर्म्स के अकॉर्डिंग बताएंगे या हम इनको कम कह देते हैं ताकि उसके मुताबिक देख लेंगे। तो हमें कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं होता, जो एक कंट्री की रिक्वायरमेंट होती हैं हमें उसको फुलफ़िल करना होता है। तो अभी हम फिर धीरे धीरे बात करते हैं कि हम फिर कनाडा के बारे में बात करते हैं, फिर यूएसए के बारे में बताते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यूके के बारे में, दुनिया भर की हर कंट्री में ना फिर 15-20 मिनट में बतानी पड़ती है। फिर बाद में एक पॉइंट आता है कि सर हाँ ये कुछ हद तक हमारे बजट में आता है। तो कहने का मतलब, मैं इसको एक एग्जांपल लूँ तो ये है कि जब आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं किसी मोबाइल शॉप पे, तो सबसे पहले जो वहाँ पर सेल्स मैनेजर होते हैं या सेल्स पर्सन होते हैं, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन पता क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपका बजट क्या है और किस कंपनी का फ़ोन लेना है। तो हम वहाँ पर ओपन हो जाए कि सर बजट आप बता दीजिए, फ़ोन भी आप बता दीजिए, तो फिर कैसे करेंगे ना। तो वो चीज़ें बड़ी दिक्कत हो जाती है। सर एक काम करते हैं, ये वाला सेशन जो है हम स्टडी के लिए रख लेते हैं। राइट। और फिर विजिटर्स के लिए हाँ वो भी ठीक है आपकी बात। और सेशन रखेंगे। एग्जैक्टली, वो बात ठीक रहेगी। डिटेल में मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरी कोशिश होगी अगले 5-7-10 मिनट में कि मैक्सिमम नॉलेज जो है वो हमारे व्यूअर्स को, क्लाइंट्स को, जो पेरेंट्स को वो मिल जाए। आपकी बात सही है कि विजिटर वीज़ा को हम नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप हमें विजिटर वीज़ा के लिए भी मैं बताऊंगा, जैसे मैडम ने जो एक पेंडिंग क्वेश्चन है। डेफिनेटली जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट होता है, वो कहता है ओपन होता है कि सर जो सी मर्जी कंट्री भेज दीजिए, किसी भी कोर्स में डाल दीजिए, आयल जैसे कहेंगे वो कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, नो डाउट कि हम कनाडा सेल कर रहे हैं कितने सालों से, और कनाडा थोड़ा इजी भी है सेटलमेंट के लिहाज से। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है, हम उनको यही कहते हैं कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है कनाडा का वो वेरी करता है अप्रॉक्सीमेटली $15,000 से लेकर $20,000 के बीच में। अब इसको मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 9 लाख से लेकर 12 लाख के करीब ये फ़ी जो वेरिएशन होती है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, एक साल की फ़ीस जो है
तो सबसे पहले जिन्होंने कनाडा जाना है तो उनके लिए जो फ़ी की वेरिएशन है वो 9 लाख से 12-13 लाख के करीब होती है। तो पहली बात, GIC कनाडा के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने लेना है जो SDS में आते हैं, जो स्टूडेंट एक्सट्रीम वर्क में आते हैं। अब 10,200 जो डॉलर्स हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं, अब इसको 61 से मल्टीप्लाई करिए, 62 से करिए। अब जो मेरी वीडियो मान लो 2 साल बाद देखेंगे तो जो उस वक्त कनाडा का डॉलर का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर लिए, तो 10,200 आपका जो GIC है वो लग गया। अब तीसरा जो फैक्टर साथ में आता है वो है आइल्स का। आइल्स में आपके 6 बैंड ईच होने चाहिए, राइट। अब 6 बैंड ईच मतलब कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपके 6 ईच होने चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आप कवर कर लेते हैं, आपकी जो ट्यूशन फीस है 1 साल की, आपकी GIC हो गया और आपके 6 बैंड हर एक में हो गए, तो फिर कनाडा के लिए हम आपको एक एप्रोप्रिएट, एक सुटेबल स्टूडेंट मानते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा वुड बी एट हायर एंड, 99.9% आपके वीज़ा के चांस बन जाते हैं, गारंटी किस चीज़ की भी नहीं होती, राइट। तो कनाडा के बारे में बता दिया। हाँ, जो इसकी एम्बेसी फ़ीस है, जो आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस है, वो खैर वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि $150 इसकी वैसी फ़ीस होती है, $85 बायोमेट्रिक की फ़ीस है, $235 आपको इसके सबमिट कराने पड़ती हैं, तो आपकी फ़ाइल लॉन्च हो जाती है। अब इतनी बात सुन के मान लीजिए कि कनाडा का स्टूडेंट सेटिस्फाई होता है तो वी आर मोर देन हैप्पी, राइट। तो मुझे लगता है कि ये 2 मिनट में जो मैंने कनाडा का कंप्लीट बता दिया। अब इसमें SGS है, नॉन SGS है, यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना, वो बात की बात है। जो बेसिक स्टेप है वो मैं बता दिया आपको मैंने। मान लीजिए उनको कनाडा नहीं जाना है, अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, राइट। अब ऑस्ट्रेलिया में जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमने कई वीडियोज़ बनाई हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब हमारी वीडियोज़ यूट्यूब, जो माई वीज़ा ओवरसीज़ का यूट्यूब चैनल वहाँ पर अपलोडेड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बट फिर 30 सेकंड या 1 मिनट में और बताता हूँ मैं कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी होती है $21,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके 3 महीने पुराने होने चाहिए। तो ये तो एक बेसिक पॉइंट हो गया। अब जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, अब वो भी अप्रॉक्सीमेटली जो रेंज होती है वो $20,000 के करीब आप फ़ीस स्ट्रक्चर लेके चलिए। तो आप 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11-12 लाख के करीब ऑस्ट्रेलिया की फ़ीस होती है। तो ये 1 साल की, 1 साल की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ, सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं, पर मैं साल का खर्चा बता रहा हूँ कि 1 साल में आपकी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 लाख फीस होगी और इतना ही आपको 3 महीने पुराना फंड शो करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 23-24 लाख हो गया। अब आपकी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर भी है, तकरीबन लाख रुपए की वो बन जाती है। और फिर आपकी एम्बेसी फीस है $650 है, तो GST डाल के $661 वो बन जाती है। टोटल मान के चलिए कि आपके पास 27 से 28 से 29 लाख रुपया है, जहाँ पर नो डाउट की फीस आपकी सेमेस्टर वाइज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना पैसा हो आपके पास 3 महीने पुराना, तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। 6 बैंड ईच की बात तो एज चलती रहेगी। तो जो हम कोर्सेज कनाडा में चूज़ कर सकते हैं वही हम ऑस्ट्रेलिया में भी चूज़ कर एग्जैक्टली। देखिए, जो रेलेवेंसी है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, UK यहाँ पर रेलेवेंसी चलती है। हाँ, शेंगन कंट्रीज़ में कई बार हमें रेलेवेंसी के बगैर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हम अकॉर्डिंग टू रेलेवेंसी ही काम करते हैं। तो जो आप कनाडा में सब्जेक्ट्स, स्ट्रीम्स लेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे, वही ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब फिर बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं सर और बताइए। अब क्या करें, अब हम तो पूरा अपने मॉल्स के जो प्रोडक्ट है वो खोल देते हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाना, तो फिर न्यूजीलैंड आ जाएगा। अब क्या करें। अब न्यूजीलैंड में जैसे GIC है $10,200, तो आपके पास 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो FTS के लिए, जैसे फंड ट्रांसफ़र स्कीम थी, पहले आपको ट्रांसफ़र करने पड़ते थे पैसे 20,000, अब आपको शो करने पड़ेंगे, बट वो 6 महीने पुराने। तो जैसे जैसे मैं कंट्रीज़ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कनाडा में 1 दिन पुराना फंड भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए और न्यूजीलैंड में 6 महीने पुराने फंड चाहिए। आइल्स वो एज इट इज स्टैंड बाय रहेंगे 6 बैंड। फीस स्ट्रक्चर फिर वही कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, वही 10 से 12 लाख रुपए जो फीस है वो चलती है। बट फंड उसके हैं वो आपको 6 महीने पुराने दिखाने पड़ेंगे, तो वो भी तकरीबन 30 लाख के करीब आपका यदि आपके पॉकेट में है 6 महीने पुराने, तो न्यूजीलैंड की तरफ आप अपना रुझान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कनाडा सॉल्व कर दिया, ऑस्ट्रेलिया सॉल्व कर दिया और न्यूजीलैंड सॉल्व कर दिया, अब UK पे आ जाते हैं, राइट। UK भी 2 मिनट में कवर कर देते हैं। अब UK जाने के लिए आपको तकरीबन 12-13 हज़ार पाउंड से लेकर 15-16 हज़ार पाउंड तक फीस चलती है। 15-16 लाख के करीब आप फीस मान के चलिए। इतना ही पैसा आपने 28 दिन पुराना शो करना है
जो फंड ओल्ड है वो 28 डेज आपके ओल्ड होने चाहिए। तो 13-14 लाख रुपए आपका फंड ओल्ड हो गया और 15 लाख फीस होगी, वो भी वही बात 27-28 लाख की। और यहाँ पर आइल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिनके 5.5 बैंड भी हैं वो भी यूके में जा सकते हैं। अब पहले चलता था कि ठीक है, जब विदाउट आइल्स भी यूके चलता था। देखिए, विदाउट आइल्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती। अंग्रेज़ी तो आपको आनी पड़ेगी, आपके CBSE बोर्ड में हाँ वो हो सकते हैं, बट आपके 70% प्लस हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपकी इंटरव्यू होती है, कैश लेटर जो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी है वो आपको तभी इशू करते हैं जब आपकी इंटरव्यू होती है। वो देखते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, तो फिर आपकी कैश लेटर इशू हो जाती है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट वहाँ पर भी आपकी इंश्योरेंस है और आपके जो एम्बेसी की फ़ीस है, आपके जो ट्यूशन फ़ीस है, प्लस शो फंड करते करते भाई 28 से 30 लाख का बजट आपका वही होता है। फ़ी आप अब पहले थी 6 मंथ्स आप फ़ी डिपॉजिट करा सकते थे यूके के लिए। अब जो जनवरी ऑनवर्ड्स का जो रुझान रहेगा, वो जैसे अलर्ट आया है यूके से, वो लगता है कि आपको 1 साल की कंप्लीट फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। मतलब 15,000 पाउंड जो है, 100 रुपीज़ के करीब पाउंड है, तो आपको 15 लाख रुपया वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। कोई और कंट्री है जो आप कवर करना चाहते हैं? मुझे लगता है USA रह गया, तो USA भी साथ में कवर कर देते हैं। देखिए, USA में आपको F1 वीज़ा मिलता है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बाकियों से थोड़ा सा कम है, तो 7-8 लाख रुपए में भी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। बट सबसे नेगेटिव जो चीज़ बात है इसमें यह है कि आपको तकरीबन 30 लाख के करीब एक दिन पुराना फंड शो करना पड़ता है। वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आपके जो रिलेटिव्स भी हैं वो भी साथ में सारे कोऑपरेशन में पैसा दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह टोटल आपका 30 लाख रुपया एक दिन पुराना फंड होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है आपने एम्बेसी को फंड शो कराया और बाद में निकाल लिया। एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको दोबारा भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, या कई बार I-20 हमारी आगे निकल जाती है या हमें इनटेक डेफर्ड हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी वाले फिर दोबारा मांग लेते हैं कि सर आप फाइनली वहाँ नहीं पहुँचते, तब तक आपके पास 30 लाख रुपया, देखिए आप वो तो एक दिन पुराना होना चाहिए, बट आपके पास जेन्युइनली वो पैसा होना चाहिए। आइल्स अगेन कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि चलो ठीक है कि 5.5 आपके एक मॉड्यूल में आ गए, तब भी आपका जो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें I-20 की फ़ीस होती है, राइट, इसे ऑफर लेटर की फ़ीस कहते हैं, और उसके बाद आपकी DS 160 की फ़ीस होती है, $160, और सेविंग्स फ़ीस होती है, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा सिस्टम के अंडर आता है, तो वो आपकी $350 होती है। तो कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में अप्रॉक्सीमेटली आपको $200 अप्रॉक्सीमेटली आपकी हो सकती है I-20 की, और $160 आपके हो सकते हैं आपकी एम्बेसी की फ़ीस, $350 आपकी हो सकती है सेविंग्स फ़ीस। तीनों को मिला के $510, 40 से 45 हज़ार रुपया आपका स्टार्टिंग में खर्चा होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अब एक बार आपकी एम्बेसी में फ़ीस चली गई तो वो आपको दोबारा वापस नहीं मिलती। जो एक कंसल्टेंट आपके साथ काम कर रहा है, जो आपको अपॉइंटमेंट लेके दे रहा है, सारी आपकी फाइलिंग कर रहा है, तो वो भी हो सकता है कि 15-20 हज़ार रुपया वो ले ले, तो 70-80 हज़ार रुपया आपका पहला जो पैसा है वो लॉस हो सकता है। इसमें वीज़ा लगने के बाद ही आपने ट्यूशन फीस